नमस्कार बच्चों। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने प्राक हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। अब जो आज की क्लास ये होने वाली है, इसमें हम परिपक्व हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज आती है, परिपक्व हड़प्पा की बात करेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझने का प्रयास करना, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बता देता हूं। बच्चों, प्राक हड़प्पा के बाद परिपक्व हड़प्पा में सबसे पहला अगर कोई स्थान हमारे सामने आता है तो ये स्थान होता है हमारे पास हड़प्पा। हम सबसे पहला जो स्थान पढ़ेंगे, हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा शहर के बारे में सबसे पहले जानकारी मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो चार्ल्स मर्सन नाम के विद्वान जो हमारे इतिहास के अंतर्गत हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा और इस डायग्राम में आपका पूरा भारत आपको नजर आ रहा होगा। देखो, डायग्राम से बिल्कुल आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में अगर हम इस रावी नदी के किनारे देखें, ये रावी नदी हमारे पास बह रही है, यहां पर ये हड़प्पा नाम का शहर हमारे पास है। तो अगर हम इसको इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, देखो पंजाब हमारे भारत के अंदर भी है, पंजाब हमारे भारत में भी है। अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा भारत है और इस भारत में अगर हम देखते हैं, ये अगर हमारे पास भारत है, तो भारत में अगर इसको इस प्रकार से देखा जाए तो पंजाब हमारे पास भारत के अंदर भी आएगा और पंजाब हमारे पास कहां पर आएगा, पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। ये हमारे पास पाकिस्तान का स्थान हो गया और ये हमारे पास इंडिया, ये भारत हो गया। तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी आपको नजर आता है और पंजाब प्रांत भारत के अंदर भी नजर आता है। लेकिन जो हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं बच्चों, हड़प्पा हमारे पास कहां पड़ रहा है, हड़प्पा इस पंजाब प्रांत में पड़ रहा है। देखिएगा, आपको नजर आ रहा होगा, हड़प्पा पंजाब प्रांत में पड़ रहा है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटगोमरी जिले में, अभी तक आपने पुस्तकों में पढ़ा है कि कहां है, मोंटगोमरी जिले में स्थित है। लेकिन ध्यान रख लेना, अब बात करते हैं वर्तमान में जिला परिवर्तित हो चुका है बच्चों। तो वर्तमान में पाकिस्तान का साहिवाल जिला आ रहा है। याद रखना है, साहिवाल जिला है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर मोंटगोमरी ऑप्शन में आता है तो गलत होगा। वर्तमान में शाहीवाल जिला है हड़प्पा का। इतिहास में इतिहास परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन स्थान भौगोलिक रूप से कुछ भूगोल का जो पार्ट है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारे पास जिले बढ़ गए भी, तो जो स्थान था, स्थान तो वही है, लेकिन भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो वह अलग स्थानों पर आ चुका है। इस बात का ध्यान रखना। तो वर्तमान में शाहीवाल जिला, नदी वही है, नदी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो, जो स्थान जहां पर है वो वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है आपका ये मोंटगोमरी जिला आ रहा है, ध्यान देना। शाहीवाल जिले की बात करें, वर्तमान समय की बात करेंगे। अब अगर हम बात करना चाहेंगे बच्चों, हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी हमें सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने दिए और ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि चार्ल्स मेसन पहले व्यक्ति हैं जो हमें इस बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों अगर बात करना चाहें तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया है। और इसका जब सर्वेक्षण किया है अगर हमारे सामने राय बहादुर दयाराम साहनी ने, तो बच्चों अगर हम इसको देखना चाहेंगे, बाद में इस स्थान का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। 1921 में पहली बार सर्वेक्षण राय बहादुर दयाराम साहनी कर रहे हैं, लेकिन सर्वेक्षण इसके बाद में हो रहा है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो बच्चों बात कर रहे थे हम राय बहादुर दयाराम साहनी की। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने का मतलब है उसके खुदाई कार्य करना प्रारंभ करते हैं और बाद में इस स्थान पर उत्खनन कार्य किया। पहले पता लगाया कि वास्तव में यहां कुछ है या नहीं है, उसके बाद में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ है। तो सर्वेक्षण करना और उत्खनन करना दोनों में बहुत डिफरेंस है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं 1926 में माधव स्वरूप वत्स तथा 1946 में मार्टिमर हीलर जो महोदय थे, उन्होंने क्या किया, हड़प्पा का व्यापक
स्तर पे उत्खनन कार्य किया। और आजकल आरपीएससी में बहुत प्यारे से क्वेश्चन बन के आते हैं, उत्खनन कर्ता पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, राय बहादुर साहनी भी उत्खनन करता है, लेकिन सर्वेक्षण करते में अगर नाम आता है तो वन एंड ओनली हमारे पास एक व्यक्ति आएंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी, सन 1921, ध्यान रखना। लेकिन अगर उत्खनन स्पेशल रूप से पूछे तो ध्यान देना, दो व्यक्तियों के नाम मत भूलना, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर हीलर, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने यह कार्य किया। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर। तोरण द्वार जानते हो, तोरण शब्द का मतलब तो जानते हो, जो प्रवेश द्वार होता है। किसी भी सभ्यता का प्रवेश द्वार अगर हम कह सकते हैं, सभ्यताओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा, तो दिस इज द हड़प्पा, ओनली हड़प्पा, जो तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। और इसको अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं। बच्चों ये नगरीय सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, और यहां से कई ऐसे संसाधन मिले हैं जो अभी आगे की क्लास में हम देखेंगे कि वास्तव में इसको औद्योगिक नगर क्यों कहा जाता है। औद्योगिक नगर में चनूतड़ों का नाम भी आता है, जहां पे हमें मन के बनाने का कारखाना तक मिला है। तो हम बात करते हैं इसको अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है सभ्यता का, तो नाम आपका हड़प्पा है। बच्चों इसके एमसीक्यू की क्लास भी आपके सामने होगी, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो, सभी क्लासेस लाइव ही आप ले सकते हैं, आप टेंशन मत लेना। आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करना चाहेंगे तो देखो, यहां से हड़प्पा जो था दो टीलों पर स्थित है। ये टीले आपको नजर आ रहे होंगे पूरे डायग्राम में, अगर आप अपनी नजर को डालेंगे तो टीला नजर आया। देखो कहीं भी टीला क्या है, टीले के अंदर जब खुदाई कार्य किया गया तो वहां पे हमें कई सभ्यताओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा की खुदाई भी दो टीलों पे, और विशेषतर यहाँ है दो टीले हैं, एक नगर टीला है, एक दुर्ग टीला है। ध्यान देना, ये दोनों मोहनजोदड़ो में भी आपको देखने को मिलेगा। अधिकांश सभ्यताओं के स्थल में दो टीले देखने को मिलेगा, जो कि हम पहली सभ्यता पढ़ रहे हैं चूंकि हड़प्पा, तो हड़प्पा में यहां दो टीले स्थित हैं, जिनमें पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है। बच्चों पूर्वी टीला किसे कहेंगे? तो हमारे सामने क्या होता है, अगर मैं आपको डायग्राम, एक मैप बनाता हूं किसी भी समतल सतह पर, अगर मानचित्र की बात करें, मानचित्र अगर हम इसको एक नाम देते हैं मानचित्र, अगर मैं मानचित्र की बात करूंगा तो मानचित्र पे अगर आप प्लस का चिन्ह बनाते हैं, तो बच्चों प्लस का जब चिन्ह बनाया जाता है आपका, तो इस प्लस के चिन्ह में आपके सामने सबसे बड़ी बात क्या आती है, ये हमेशा उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है। ध्यान रखना, मानचित्र को अगर हम अध्ययन करते हैं तो मानचित्र में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की स्थिति आपको नजर आती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई दो टीलों पर खुदाई कार्य हुआ, जिसमें पूर्वी टीले को, बच्चों अगर मैं ये इसको हड़प्पा मानता हूं और यहां पे एक लाइन खींचता हूं, तो ये टीला आपका क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका पूर्वी टीला, और ये होगा आपका पश्चिमी टीला। तो दो टीले आपके सामने आते हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीले को नगर टीला कहा है, और नगर टीला शब्द का मतलब क्या है, यहां जनता निवास करती है। नगर टीले में कौन निवास कर रही है बच्चों, जनता निवास कर रही है। और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा है। तो डेफिनेटली यहां पर कौन, जो देखो राजा के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, कौन वहां पर इस साम्राज्य को चलाता होगा, वहां कौन अधिपति रहा होगा, इसकी कोई जानकारी सभ्यताओं के कहीं से नहीं मिलती है, लेकिन इसका नाम है दुर्ग टीला। तो डेफिनेटली इन्होंने अपनी बस्ती को दुर्गीकरण कर रखा था, चारों तरफ बाउंड्रीज थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता था ना कि ये भी विदेशी आक्रमण से भयभीत रहते होंगे, क्योंकि दुर्गीकृत करने का मतलब है अपने आप को सुदृढ़ बनाना, अपने आप को इस लायक बनाना ताकि दूसरे हम पे आक्रमण ना कर सके। दुर्ग टीले को मार्टिन हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। माउंट एबी की संज्ञा किसको दी बेटा, दुर्ग टीले को। तो क्या कहा, एबी टीला कहा है, किसने कहा है, ये मार्टिमल हीलर महोदय ने कहा है। इस बात का ध्यान रखना, आरपीएससी से यहां से क्वेश्चन कर चुकी है। माउंट एबी की संज्ञा देने वाला कौन है, मार्टिमल हीलर आपके हैं। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा के आवास क्षेत्र के। आवास क्षेत्र बच्चा जहां जनता रहती है, अभी बताया मैंने पूर्वी टीले की बात कर रहा है। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में, अब यहां भी दक्षिण, अगर मैं इसको भी यूं कर दूं तो ये आपका उत्तर हो गया,
तो ये दक्षिण, मतलब इस भाग की अगर हम बात करते हैं, एक कब्रिस्तान है जिसे कब्रिस्तान R37 या H नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? R37 या H नाम दिया गया है, जो कि कहां मिला? नगर जो टीला था उसके जस्ट नीचे दक्षिणी पार्ट में मिलता है, जिसका उत्खनन जेम केनोयर ने किया। जेम केनोयर महोदय इसका उत्खनन कार्य करते हैं वहां। इसका मतलब ये लोग क्या करते होंगे? इसका मतलब इन लोगों को भी देखो, कोई भी जब शरीर होता है वो अंतिम क्षण में अगर हम बात उसको मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, एक जो क्रिया अंतिम क्रियाएं होती है, तो ये लोग भी इस बारे में समझते थे कि इसको क्या अंजाम दिया जाएगा। यहां से हमें शव काष्ठ पेटिका, देखो शव काष्ठ पेटिका की बात कर रहा हूं, मतलब ये शव को ताबूत में बंद करते होंगे, ये शव को ताबूत में बंद करते होंगे, जो देवदार लकड़ी की बनी हुई है। देवदार लकड़ी बहुत मजबूत रहती है, आप अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ के कंकालों में गठिया रोड़ों जोड़ों के दर्द की बीमारी मिलती है। गठिया गठिया एक बीमारी है, अगर ऑर्थोपेडिक्स वाले समझते होंगे इस चीज को, लेकिन आप लोगों को इतना समझने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रकार की बीमारी है जब जोड़ दर्द करते हैं, हमारे जितने भी ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट पेन होता है। तो जब इनका उत्खनन हुआ, उत्खनन के बाद सर्वेक्षण के जब इन लोगों ने किया, हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से देखने का प्रयास किया, तो लगा कि जो शरीर थे उनमें गठिया जोड़ों के दर्द की बीमारी रही होगी। ये देखो साक्ष्य के आधार पर इतिहास का पता चलता है, इतिहास का पता साक्ष्य के आधार पर चल रहा है। तो पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है। क्यों? क्योंकि सेम सिचुएशन सब जगह मिल रही है, जो मोहनजोदड़ो में मिल रहा है हड़प्पा में मिला। इसलिए स्टुअर्ट पिग्गट महोदय क्या बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों छाप लो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आता ही है किसी भी कंडीशन से, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को लगा रहा हूं, आप याद रखना इस चीज को कि किसने सिंधु सभ्यता के इन दोनों शहरों को जुड़वा राजधानियां कहा है। लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, सिंधु सभ्यता की द्वितीय राजधानी कौन सी है। और पता है बच्चों ये क्वेश्चन कब उठा है? जब ये क्वेश्चन हमारे पास राजस्थान के इतिहास में आरपीएससी ने पूछा कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है। तो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बच्चों कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा जब तीसरी राजधानी है, तो पहली और दूसरी राजधानी की चर्चा करेंगे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम सबसे पहले उसके अंतर्गत आता है। बच्चों ये सब पीडीएफ आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत करना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझते रहना। मेरी क्लास को आपको लिखने की कतई जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। केवल आप देखने और समझने का काम करेंगे, लिखने का कोई काम नहीं किया। जैसे मैंने कल भी आपसे वादा किया था कि लिखना नहीं है, लिखा हुआ मैटर निष्कर्ष एजुकेशन आपको प्रदान करेगा, इस बात का ध्यान रखना। बात करते हैं आगे। देखो बच्चों ये हमने समझ लिया था, इस पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नजर होनी चाहिए। कितनी दूरी है? 640 किलोमीटर दोनों स्थानों के बीच की दूरी है। उसके बाद बात है गढ़ भाग के, गढ़ यानी जो आपका दुर्ग टीला था, उत्तर में एक अन्य टीला मिला जिसको माउंट एफ कहा है। देखो फिर बात करते हैं, देखो ये माउंट एफ है, उसके पहले की हमने चर्चा कर ली है। ये माउंट एफ की आकृति आपको बिल्कुल दिख रही होगी, ये माउंट एफ वाली आकृति आपको यहां नजर आएगी बच्चों। इस डायग्राम में देखने का प्रयास करें आप, ऐसी आकृति हमें वहां पर मिल रही है गढ़ भाग में। देखो नगर भाग में आपको अलग आकृति मिली है, गढ़ भाग में आपको दूसरी आकृति मिलती है। और एक सबसे बड़ी चीज और है बच्चों, बहुत प्यारी सी चीज है और जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। हड़प्पा से मिला सबसे विशाल अवशेष, अवशेष जो शेष बच गया, एविडेंस, साक्ष्य, सबूत जिसको कहेंगे। अगर कोई लोका विद्यार्थी है तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बच्चों कि आप बताइए सबूत का भार किस पर होता है। अगर किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि ये काम आपने ही किया है, तो बताओ सबूत का भार किस पर रहेगा? बच्चों सबूत का भार हमेशा उस व्यक्ति पे रहता है जो अपने पक्ष में निर्णय चाहता है। अगर मैं चाहता हूं कि काम मैंने नहीं किया है तो मुझे सबूत पेश करना पड़ेगा।
इस बात का ध्यान रखना। यहाँ सबूत नहीं है, यहाँ अवशेष जो बच गया, जो शेष अभी वर्तमान में है। तो ये अन्नागार अगर हम बात करें तो हड़प्पा से सबसे विशाल अवशेष 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है। और अन्नागार का मतलब क्या है बच्चों? ये लोग अन्न को सुरक्षित करके रखते थे। आज भी हमारे घरों में क्या होता है? अन्न सुरक्षित किया जाता है। इसमें बोरों में सुरक्षित किया जाता है, ड्रम में सुरक्षित कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी कोठियां बना लेते हैं हम अन्न भंडारण के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि भविष्य में भी जिंदा रहेंगे। मनुष्य एक ऐसा आशावादी व्यक्ति है जिसको पता है कि वह कल जिंदा रहेगा, जिसको पता है कि वह कल जिंदा रहेगा। इतने आशावादी व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। विश्वास है हमें ऊपर वाले पे। एक छोटे से बच्चों को जानते हो ना आप, बच्चे का जैसे बच्चों को आप किसी जगह खड़ा कर दो, उसको बोलो यूं करो, वो आपके ऊपर कूद जाएगा यार, वो आपके ऊपर कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को विश्वास है आपके ऊपर। लेकिन किसी बड़े को खड़ा कर देना, किसी बड़े को खड़ा करके बोलना आजा, कोई बाबू सोना जो भी हो उसको खड़ा करके उससे बोलना कि आजा, वो बाबू सोना नीचे नहीं आने वाला बच्चों, उसको आप पे विश्वास नहीं है। लेकिन विश्वास देखना है तो बच्चे का देखना। बच्चों को टेंशन नहीं, वो कूद जाएगा ऊपर से, क्या होगा क्या नहीं है, क्योंकि सामने वाले पे विश्वास अगर कहीं देखना है तो वहां देखना। मैं हमेशा कहता हूं आपको। और नेतृत्व अगर देखना है तो गडरिया का देखना। जो भेड़ पालक होते हैं, जब भेड़े लेकर जाते हैं तो नेतृत्व देखना उनका। जब भी मुसीबत आती है दौड़कर कहां जाता है? आगे जाता है। और जब नहीं आती है तो सबसे पीछे चलता है। हमारे नेता जो होते हैं ना, वो सबसे आगे होते हैं। अरे नेतृत्व करता पीछे होता है भाई, किसी को भी पीछे नहीं छूटने देगा। इस बात का ध्यान रखना। आप तो क्या ध्यान रखें? इतिहास का ध्यान रखना। आप तो सबको भाड़ में जाने दो। हमें कॉलेज लेक्चरर बनना है इस बार, हमें व्याख्याता बनना है इस बार। सब चीजों को छोड़ दो यार। ये 6 महीने की जिंदगी आपकी है, ये अपने आप को दे दो। अभी तक पूरी दुनिया को दिया है अपना टाइम। आपके मोबाइल पे आपका खुद का कॉल जिस दिन लग गया ना, आप कभी लगा ना अपने मोबाइल को टाइप करके देखना अपने नंबर और कान के लगा के सुनना क्या आएगा। जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं भी बिजी है। अरे खुद के लिए बिजी हो यार, दूसरे के फोन आपके इस पर 2-2 मिनट में आ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो ये अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के समस्त केंद्रों से मिले हैं। अवशेषों में लोथल व गोदीबाड़े के बाद सबसे विशाल अगर नजर आता है तो लोथल का जो 2 गोदीबाड़ा है ना, उसके बाद अगर कोई अवशेष नजर आता है तो ये अन्नागार जो आपको दिख रहे हैं, ये 6-6 की पंक्तियों में आपको 1 2 3 4 5 6, ये 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना, हमेशा पूछा जाता है। अन्नागार नगर के पश्चिम द्वार के पास है। इसे ह्यूले ने शस्त्रागार परिसर भी कहा है। शस्त्रागार परिसर का देखो कयास लगा रहे हैं। कयास का मतलब है, मतलब ये पता कर रहे हैं कि वास्तव में है क्या। अन्नागार बोल दिया कि शस्त्रागार भी है। अब शस्त्र आ गए तो मैंने क्या कहा था कि कहीं ना कोई सत्ता तो रही होगी, लेकिन साक्ष्य कहीं से नहीं मिल रहे हैं बच्चों। हड़प्पा के सभी घरों में शौचालय के अवशेष मिले। देखो उत्तम व्यवस्था थी यार वहां, इतनी उत्तम नाली व्यवस्था की अगर बात करोगे तो मतलब बहुत जबरदस्त नाली व्यवस्थाएं थी। नाली व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी अभी बता रहा हूं मैं बच्चों। ऋग्वेद में हरि यूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। यह शब्द कई बार पूछा गया है। दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट। जहां इंपोर्टेंट लगा रहा हूं आप भी लगा लेना। हड़प्पा को हरि यूपिया का है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया है। अब मैं अगर आपसे नगरीय व्यवस्था की बात करूं तो बच्चों यहां कैसी थी? इस प्रकार की नाली व्यवस्था थी यार। ये इस प्रकार का एक सिस्टम चला करता था पूरी हड़प्पा के अंदर, जो आज भी नहीं है। ये एक्चुअली ये सॉकपिट बना रखे हैं, ये गड्ढे नहीं है, सॉकपिट है। सॉकपिट मतलब अब ये नाली बनती थी, ये पूरी की पूरी सी नाली हुआ करती थी। ये नाली है। इन नालियों में कालीबंगा में तो लकड़ी के तनों का प्रयोग किया जाता था। किसका? लकड़ी के खोखले तनों का प्रयोग किया जा रहा था। खोखले तनों का प्रयोग ये हमें कालीबंगा से मिला है। अब चूंकि यहां से पानी आता था, जब पानी आता था तो कहां गिर जाता? सॉक पिट में। अगर कोई गंदगी आती थी तो यहां जमा होती थी बच्चों। फिर पानी ऊपर निकल के यहां बहता था। फिर इस प्रकार से जगह जगह सॉक पिट लगे रहते थे पूरी सभ्यता में। अब किसी को सफाई करनी है तो ये इस चैम्बर की सफाई करेगा। इतनी प्यारी व्यवस्था इस सभ्यता में थी। और सड़कों की बात करूं तो सड़कें ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। कैसे? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इधर से हवा चलेगी, पूरा कचरा शहर के बाहर डालेगी। इधर से हवा चलेगी, पूरा कचरा शहर के
निकलेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों कि भारत के ऐसे कौन से 2 शहर हैं जो ग्रिड प्रणाली पर आधारित है यार, हड़प्पा वाली संस्कृति पर आधारित है? आप में से कोई बताएगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, मैं इसका जवाब दूंगा अभी आपको थोड़ी देर बाद। तो ये ग्रिड प्रणाली पर यहां शहर बसे हुए थे, इस बात की आप जानकारी रखना। ग्रिड प्रणाली मतलब एक दूसरे को सड़कें समकोण प्रकार के, पूरा नगर ऐसा कैसा बसा हुआ था यहां पर। बच्चों बात करते हैं, देखो यहाँ कुछ और भी अन्य विशेषताएं, और बिल्कुल मैं आपको एक स्लाइड में बता रहा हूं। यहाँ कर्मचारियों के आवास और मजदूरों के बैरक बने हुए थे, कर्मचारी रहते थे, इसका मतलब बहुत बड़ा एक सिस्टम रहा होगा इनका। कर्मचारी अगर किसी के पास इसका सिस्टम से काम करते थे लोग। पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, देखो इक्का गाड़ी, ये इक्का गाड़ी, ये पूरी इक्का गाड़ी आपको ये पीतल की तो नहीं दिख रही है, लेकिन बाद में इसका मॉडिफिकेशन हुआ है, ये पीतल से बनी हुई है, ध्यान देना। ये 2 बैल हैं और इक्का गाड़ी है, कौन बैठा हुआ है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ध्यान देना इक्का गाड़ी के प्रमाण आपके सामने इस जानकारी में आपको प्रदान कर रहा हूं, ध्यान से गौर से देखना है इसको। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि पीतल की इक्का गाड़ी हमें किस सभ्यता से प्राप्त होती है? तो पीतल की इक्का गाड़ी बच्चों हमें कहां से मिली है? पीतल की इक्का गाड़ी हमें, ये मैं यहां पे बच्चों इसके इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र मिला है, तो यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखना। इन छोटे छोटे साक्ष्यों को भी याद रखना। और सबसे ज्यादा आज दिन तक अगर आरपीएससी यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आया है, और मैंने आपसे कहा था अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर आपका पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो अगर आपके इतिहास विषय है, इस बात का ध्यान रखना, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति मिली है। एक स्त्री है और स्त्री के, देखो ये मैंने बता रखा है पूरा, गर्भ से निकलते हुए एक पौधे की आकृति मिल रही है, ध्यान देना। और तो ये पौधे की आकृति मिला, गर्भ से निकल रही है, इसका मतलब क्या कहा है बच्चों? ये जरूर हमारी धरती माता रही होगी, ये हमारी धरती मां का चित्र होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये हमारी धरती मां है, गर्भ से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया चित्र के अंतर्गत, इस बात का ध्यान रखना। और मार्शल महोदय ने इसके पृथ्वी माता कहा है। क्या कहा है? पृथ्वी माता, जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपि गरियसी जो कहा जाता है, मुझे अच्छी तरह से बोलना नहीं आएगा, लेकिन यही है हमारी माता, ध्यान देना। और एक नरक बंद प्रस्तर पुरुष के धड़ से पाषाण की मूर्ति तक यहाँ प्राप्त हुई है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे सब जगह से मिले बच्चों। 2 पाषाण मूर्तियां, लाल पत्थर की मानव मूर्ति, काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति भी मिली, ये दूसरी जगह से भी मिली है, इस बात का ध्यान रखना। गेहूं और जौ के दाने, ये ध्यान देना, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब अन्न भंडारण करते हैं, अन्न में जरूर गेहूं का प्रयोग करते होंगे लोग। एक बर्तन पे बना हुआ मछुआरे का चित्र मिला है, ध्यान देना, मछुआरे का चित्र मिलना, मछली पकड़ते होंगे, और मछली तो पकड़ते ही होंगे यार, क्यों? इसलिए पकड़ते होंगे क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता है। हमने ये कहीं नहीं कहा है कि सिंधुवासी शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। अगर ये मिल रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिम्टम्स मिल रहे हैं। संघ का बना हुआ बेल यहां से मिला है। दूसर पाषाण के पुरुष नर्तक की आकृति मिली है। उसके बाद बात करते तांबे की मानवीकृत आकृति मिली है। बच्चों यहां पर प्रसाधन मंजूषा मिली है, यहां पर हमें क्या मिली है? प्रसाधन मंजूषा मिली है। और प्रसाधन मंजूषा का मतलब क्या है बच्चों? श्रृंगारदानी। और प्रसाधन मंजूषा का मतलब श्रृंगारदानी, इसका मतलब यहाँ की स्त्रियां सजने संवरने का काम क्या करती होगी? आज की स्त्रियां तो नहीं करती है बेचारी, लेकिन सॉरी माफ करना, बेचारी शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि पुरुष नहीं कर पाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बेचारे तो वो हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय होती है। लेकिन अगर आज भी हमें प्रसाधन मंजूषा प्राप्त होती है, घरों में भी रहती है। अगर मैं घर पे बोलूं कि भाई कहीं चलना है तो आधा घंटा मुझे इंतजार कर जाना पड़ता था, क्योंकि किसका काम चलता है? प्रसाधन मंजूषा का। तो वो लोग भी सजने संवरने का काम करते थे। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन जनरल से मैं पूछता रहता हूं, हम किसके लिए सजते संवरते हैं? हम बच्चों हमेशा दूसरों के लिए सजते संवरते हैं, खुद के लिए तो संडे के दिन हमसे मुंह तक नहीं धुलता। हम अच्छा लगना चाहते हैं सामने वाले को, इसलिए हम सजने संवरने का काम करते हैं। बाकी ये लोग भी
किया करते थे, इस बात का ध्यान रखना। सजना बहुत अच्छी बात है, सजना है सजना के लिए। अब देखना कौन सा अलंकार है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप पता करते रहना। यहां से कांसे का दर्पण भी मिला है बेटा, दर्पण मिल गई, प्रसाधन मंजूषा मिल गई, तो फिर तो जुगाड़ पूरा हो गया ना सजने संवरने का। अच्छा है ना, मतलब इसको कवर अप करने के लिए ये है, हम कांच में देखकर, हम आईने में देखकर स्वयं को निहारते हैं। कई बार क्या होता है कि चेहरा धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा, तो ये लोग बड़ा अच्छे तरीके से मतलब सजने संवरने का काम भी किया करते थे। बच्चों बात करते हैं आगे। हड़प्पा से कुछ और भी महत्वपूर्ण, मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर मिल रहा है। बकरे का अस्थि पंजर मिल रहा है, इसका मतलब बकरा एक पालतू पशु था, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। पशुओं की हड्डियों का ढेर मिला है यहाँ पर। हड़प्पा में A4 समाधि हम बता तो 16 ताम्र भट्टियां मिली है, इसका मतलब तांबे की जानकारी थी। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले इंसान ने किस धातु का प्रयोग किया, और अभी इस साल के 2023 के यूजीसी नेट का क्वेश्चन था कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है, तो बच्चों ये वहां से, ये आरपीएससी, हम यूजीसी नेट का यूजीसी 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, कि मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग कर रहा है, तो तांबे का प्रयोग कर रहा है। और यहां से 16 ताम्र भट्टियां मिलती है, इसका मतलब तांबे को गलाने की जानकारी हड़प्पावासी रखते थे। 6 लड़ियों के सोने के हार मिले, सोने के हार मिले हैं, इसका मतलब जानकारी थी, लेकिन प्रबलता से इसका ज्यादा साक्ष्य में एविडेंस कहीं से नहीं मिल पाता है। उसके तांबे की मोहरें मिली है। मोहर क्या होती है बेटा, मोहर का मतलब देखो क्या होता था कि ट्रेडमार्क थे इनके। ट्रेडमार्क का मतलब तो होता है, जैसे आपने आहत सिक्के का नाम सुना होगा ना, आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि पंचमार्क सिक्के का मतलब क्या होता है, पंचमार्क का मतलब क्या होता है? सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या होता है पंचमार्क का मतलब? 5 धातुओं से बना हुआ। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरे सामने विद्वान बैठे हुए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई बच्चों, तो देखो आप कितने अच्छे बच्चे हैं। देखो पंच का मतलब क्या होता है? पंच का मतलब क्या होता है? 5। शाबाश, पंच का मतलब क्या बताया आपने? 5। और सर मार्क का मतलब क्या होता है? मार्क का मतलब निशान, चिन्ह। शाबाश, ये देखो बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत उम्दा आप बता रहे हैं मुझे। देखो हम कितने भोले इंसान होते हैं। ये वर्ड जो है ना वो हिंदी का नहीं है बच्चों, ये वर्ड है आपका इंग्लिश का, और इंग्लिश में पंच मार्क ऐसे लिखा होता है, दिख रहा है ना पंच मार्क बच्चों? पंच का मतलब दबाना, पंच का मतलब दबाना, मार्क का मतलब दबाकर निशान बना देना। अब हम कितने भोले हैं, आधे को तो समझ रहे हैं हिंदी में और आधे को समझ रहे हैं अंग्रेजी में। होती है ना गड़बड़ी, इतिहास में गड़बड़ी हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। तो आहत यानी दबाना, पंच जैसे एक मशीन होती है ना जिसको आप पिंचिंग मशीन बोलते हो, दिस इज नॉट पिंचिंग मशीन, दिस इज पंच इन। पंच इन ये फ्रेजल वर्ब है यार, पंच करके इन कर देना, पंचिंग मशीन है, पंच इन मशीन, न कि पंचिंग मशीन। इस बात का ध्यान रखना, छोटे छोटे वर्ड है, बहुत शानदार शानदार। बच्चों आगे चलते हैं, कुछ बच्चों के जवाब थे, बहुत अच्छे उम्दा जवाब दिए आपने। आगे चलते हैं, यहाँ तांबे की मुहरें मिली है, 5 तांबे की कटारें मिली है। कटार जानते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल दूल्हा बनेंगे तो कटार का सामना आपसे हो गए सही। हिरण पर आक्रमण करते कुत्ते की पीतल की मूर्ति, हिरण पे आक्रमण करता है मतलब कुत्ते का प्रयोग कर रहे हैं हिरण को पकड़ने के लिए, उसका साक्षी मिल रहा है। तांबे का पैमाना मिल रहा है, गधे और कछुए की हड्डियां मिल रही है, अन्न कूटने के चबूतरे मिल रहे हैं, मुहर पर गरुड़ का अंकन मिल रहा है, मुहर पर समारोह का दृश्य आदि भी मिले हैं। हड़प्पा से कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य भी मिले। कब्रिस्तान संस्कृति का मतलब यहाँ कब्र में व्यक्ति को अंतिम अगर हम विदाई देते हैं तो इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत मिले, बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं, शवादान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। विदेशी की कब्र भी माना जाता है, कुछ ऐसा कहा जाता है। सर्वाधिक कबीले की युक्त मोहरे हड़प्पा से प्राप्त हुई, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक कबीले की युक्त हड़प्पा से प्राप्त हुई है मोहरे, जबकि सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोनों में याद रखना, अभिलेख युक्त, अभिलेख यानी उस पर कुछ लिखा हुआ है, उस पे कुछ लिखा हुआ है। कहां से मिल रही है? हड़प्पा से मिल रही है। और सर्वाधिक मोहरे कहां से मिल रही है? मोहनजोदड़ो से हमें ये प्राप्त होती है, इस बात का ध्यान रखना। बच्चों ये थी आज आपकी क्लास, और आज की क्लास में हमने ये सब चीजें देखी है।
आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। और अभी तक अगर आपने निष्कर्ष एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप कर लीजिएगा, वहां एक पीडीएफ मिलेगी और इन्हीं बेहतरीन क्वेश्चंस और क्लास के साथ हम मिलते रहेंगे डेली के डेली। डेली आपकी क्लास है और आप चाहो तो, हमने कहा था इस बैच की कोई फीस नहीं है, इस बैच की कोई फीस नहीं है, ये गुरुदक्षिणा बैच है आपका। और आप केवल जो भी शुल्क इसका लिया जा रहा है वो मेंटेनेंस चार्ज रहेगा आपको, तो आप ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।